हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, जेडीए जेलो में भी राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जा रहा है, प्लस आपके आरजीएस में भी पूछा जाता है। बाकी कोई भी राजस्थान का अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें अगर ये एक्ट पूछा जा रहा है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से ये एक्ट समझ आने वाला है। बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस एक्ट को पढ़ेंगे। इसका ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है, कि ये एक्ट बेसिकली किस बारे में बात करता है और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले मैं आपको कुछ नोट डाउन करा रही हूँ, ठीक है, आप वो लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए, मैं अपना बेयरक लेके बैठी हूँ अपने साथ, तो आप भी अपना बेयरक लेके बैठिए। इन केस, वैसे तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि कोई भी गलती ना हो। इन केस अगर कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको फिर करेक्ट कर दूं, ठीक है। अब देखिए, आप अपना जो भी नोटबुक है उसको लेके बैठिए। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखते जाइए, और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपको इस एक्ट को पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है और थोड़ा सा लेंदी भी है, और आपको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसकी अथॉरिटीज बहुत अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले ये जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये 1956 में आया है, ठीक है। ये है एक्ट नंबर 15। क्या है ये? एक्ट नंबर 15, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए, इनेक्ट कब हुआ है ये? तो ये इनेक्ट हुआ है 23 मई 1956 को, ठीक है। एक्ट नंबर 15 ऑफ 1956 इनेक्ट कब हुआ है ये? 19 इनेक्ट हुआ है 23 मई 1956 को ये इनेक्ट हुआ है। फिर एनफोर्समेंट कब हुई है? देखो, इनेक्टमेंट का मतलब होता है कब बनकर तैयार हो गया है ये, ठीक है। और इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कब से लागू हो रहा है ये। तो कब से लागू हो रहा है ये? 1 जून 1956 से। वैसे तो ये बहुत लेट जो है एनफोर्समेंट की डेट लाते हैं जब कोई कानून बनता है, लेकिन क्योंकि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पैसों से रिलेटेड है, ठीक है, तो मई में ये एक्ट आया 23 मई को, और मतलब एक महीना भी नहीं है, 23 मई और 1 जून, ठीक है, 8-9 दिन में इसको लागू भी कर दिया। ऐसे आपको याद रहेगा। देखो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि क्योंकि रेवेन्यू की बात है, तो इनेक्ट जिस दिन इनेक्टमेंट के तुरंत 7-8 दिन के बाद इसको लागू कर दिया। इससे आपको पता है क्या रहेगा, आपको एक स्टोरी टाइप लगेगा, और जब इन केस इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में से कोई एक डेट आ जाएगी ना, आपको याद आ जाएगा कि इसमें इतना डिफरेंस था, मई में आया था और जून में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है, टोटल 11 चैप्टर है। और कितने टोटल सेक्शन है इसके अंदर? 263, ठीक है। 263 इसके अंदर क्या है? टोटल सेक्शंस हैं। और जो इसका प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल के अंदर बेसिकली जो वर्ड यूज हुआ है, आप इतना याद रखिए, कंसोलिडेटेड एंड अमेंड, दोनों वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है। इनकेस अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन बनता भी है तो इतना ही बनेगा कि कंसोलिडेट वर्ड लिख देंगे, अमेंड अलग लिख देंगे, कंसोलिडेट एंड अमेंड, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 1, जो कि बात करता है, जो कि प्रीलिमिनरी है, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा प्रीलिमिनरी है, और हमारा उसमें सेक्शन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 1, ठीक है। अब देखिए, आपको सेक्शन 1 बहुत ही सिंपल है। बेसिकली सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या है? तो देखिए, इस एक्ट का नाम है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बना था कि इस एक्ट का नाम क्या है, तो लिख देते राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। हमेशा याद रखना, द वर्ड होता है। जब हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इसका शॉर्ट टाइटल की बात करते हैं, तो शॉर्ट टाइटल इसका है द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1956। फिर ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर क्या है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ राजस्थान, ये पूरे ही राजस्थान में क्या है, लागू होगा। कमेंसमेंट, ठीक है, कब से ये एक्ट लागू होगा? तो उस दिन से होगा जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी।
और अभी हमने पढ़ लिया कि जो ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, उस दिन को अगर हम एनफोर्समेंट डेट मानेंगे तो वो क्या है, 1 जून 1956। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कंफर्म कर देना, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसमें एज सच कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये अभी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ना क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक ना बात आज समझा देती हूँ। इजी क्वेश्चंस हर किसी को आते हैं, मेरिट में नाम उसका आएगा जिसने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक बात बताओ, ये जो सेक्शन सेकंड है जिसमें लिखा है इनएक्टमेंट्स नॉट अफेक्टेड, ठीक है, बाय एक्ट, अधिनियम से जो अप्रभावित अधिनियमितता है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये नहीं पूछा जा सकता? ये ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि यह एक्ट कुछ पुराने भूमि सुधार कानून को प्रभावित नहीं करेगा। वो कौन से हैं? तो ये वो एक्ट्स हैं जिनको राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। इन सबको मैंने एक साथ लिख दिया, जैसे कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952, ठीक है। फिर अजमेर abolition of intermediaries and land reform act 1955, bombay merged territories and areas जागीर एवोल्यूशन एक्ट 1953, ठीक है, बेसिकली बॉम्बे एक्ट ये जो है। फिर मध्य भारत, और देखो ये बात याद रखना, इन सो फार एज इट अप्लाइज टू आबू एरिया, ठीक है, और द मध्य भारत जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट। उसके बाद संवत 2008, ये सब नहीं। फिर राजस्थान लैंड समरी सेटलमेंट एक्ट 1953, राजस्थान टेनेंसी एक्ट। राजस्थान टेनेंसी एक्ट को मैंने पूरा कवर करा दिया है, ठीक है, इसकी पूरी आपको सीरीज करा दी है, और इसको मैंने लेक्चर को अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पे। आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वैसे तो मुझे पता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें हो सकती हैं तो आप उसको जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ लॉ को, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 एंड अदर लॉज नॉट रिपील्ड अंडर सेक्शन 263। अब ये जो बात लिखी है ना, एंड अदर लॉज नॉट रिपील्ड अंडर सेक्शन 23, इसका मतलब 263 में अगर कोई कानून को रिपील नहीं किया तो फिर अब वो भी अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज तो देखो, शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, ठीक है। ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो ये पूरे स्टेट ऑफ राजस्थान पर, ठीक है, अप्लाई होता है। कमेंसमेंट क्या है इस एक्ट की? कमेंसमेंट ऑफ एक्ट क्या है, डिपेंड्स किस पे कर रहा है? जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट में। और क्या इसकी एनफोर्समेंट डेट? 1 जून 1956, ठीक है, रेवेन्यू का मामला है, तुरंत एनफोर्समेंट कर रहे हैं, ठीक है। 23 मई को एक्ट ला रहे हैं, 23 में एक्ट, ऐसे याद रखो, 23 में एक्ट, 1 जून को इसका एनफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 2 जो है वो किससे रिलेटेड है हमारा? तो ये बात करता है हमारा कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स जो है लॉज के बारे में, जो कि क्या है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये सेक्शन 2 हमारा इस बारे में बात करता है, ठीक है। दिस एक्ट ओवरराइड्स ऑल certain lands reforms are not affected, ठीक है। यह अन्य कानूनों को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। अब देखिए, विच एक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट? तो कौन से एक्ट जो हैं इससे अफेक्टेड नहीं होंगे? एक सेकेंड रुकना आप लोग। विच एक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट? तो इस जो ये एक्ट किसको अफेक्ट नहीं कर रहा है? तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, ये उसको क्या है, अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली सेव किया गया है। तो जो मैंने भी आपको पढ़ाया उसमें बहुत सारे लॉज थे, तो एमसीक्यू मैंने बनाया बेसिकली राजस्थान टेनेंसी एक्ट पर। हो सकता है कि राजस्थान पंचायत एक्ट ऑप्शन में डाल दें कि वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट
डिपेंड्स ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद है हाँ ओके, ये भी कवर हुआ है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इंटरप्रिटेशन की बात करिए सेक्शन 3 में। देखो वैसे तो क्या होता है ना, हमेशा अगर आप मोस्टली एक्ट में देखेंगे सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लॉज होता है, लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 3 है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। अब देखिए पहला इसका क्या है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इस लैंड रिकॉर्ड जो ऑफिसर है, मैंने उसका इंग्लिश हिंदी दोनों ही ट्रांसलेशन लिखा है कि बेसिकली इसमें जिस्ट क्या आ रहा है, हो सकता है वर्ड्स इधर उधर हो क्योंकि मैंने जिस्ट लिखा है, एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखी, क्योंकि बेयर एक्ट तो ऑलरेडी आपके हाथ में है, ठीक है। बेयर एक्ट से आप पढ़ो, फिर इसके साथ क्रॉस चेक करो कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसका एक कीवर्ड निकालो और इसके सामने लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मीनिंग कलेक्टर एंड includes additional और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का मतलब क्या हो गया, कलेक्टर और एडिशनल और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक कलेक्टर कौन हो सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, और साथ में एडिशनल और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी क्या माने जाएंगे, इसमें इंक्लूड कर दिया कि वो भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, ठीक है। अब उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, ये है हमारा जो है 1A जो बात कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जिसको वो म्यूनिसिपैलिटी जिसको असाइन किया गया है अंडर राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1951 या फिर कोई अदर म्यूनिसिपल लॉ इन फोर्स, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब क्या है, राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1951 या अन्य किसी अन्य लागू नगर पालिका कानून के अनुसार अर्थ, ठीक है, उसको हम निकालेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी का मतलब क्या है। या तो इसमें जाके देख लो क्या मीनिंग आ रहा है, या फिर कोई और अदर लॉ है म्यूनिसिपल लॉ से, तो उसमें जाके देख लो कि क्या है म्यूनिसिपैलिटी का मतलब, यहाँ नहीं बताया गया। फिर है हमारा 1B नाजुल लैंड का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाजुल लैंड का क्या बताया गया, आबादी लैंड सिचुएटेड विद इन म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत सर्कल, विलेज, टाउन और सिटी एंड वेस्टेड इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया, नगर पालिका हो गई, ठीक है, पंचायत क्षेत्र हो गए, गांव हो गए, कस्बे हो गए, जो शहर में स्थित वह आबादी भूमि जो राज्य सरकार की हो, इन सबको हम बोलेंगे नाजुल लैंड। देखो आपको थोड़ा सा अभी पेशेंस रखने की जरूरत है, अभी आपको लगेगा कि सब सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी धीरे धीरे समझ आने लगा, क्योंकि ये आपका सेकंड लेक्चर है। पहला तो वैसे भी ओवरव्यू था, उसमें मैंने कुछ नहीं कराया था, तो ये वैसे तो फर्स्ट ही है, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, धीरे धीरे आपको पूरा समझ आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो नाजुल लैंड का मतलब क्या है, आबादी लैंड विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत सर्कल हो गया, विलेज और टाउन और सिटी वेस्टिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हमारी नाजुल लैंड है। फिर है पंचायत सर्कल, ठीक है, सी से सर्कल और फर्स्ट का सी ही इसका बात कर रहा है पंचायत सर्कल के बारे में, ठीक है। अब देखिए मीनिंग क्या है, पंचायत सर्कल क्या है बेसिकली, तो इसका मतलब वो होगा जिसको असाइन किया होगा राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 में, ठीक है, या फिर कोई और अगर पंचायत लॉ इन फोर्स उस टाइम पर है, तो हम वहीं से मीनिंग निकालेंगे पंचायत सर्कल का, ठीक है। फिर है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, तो देखिए प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जो हमें पता ही है, या तो प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, या फिर जो रूल बने हैं इस एक्ट के तहत उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड, रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब होता है पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू अपीयर एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, सिंपल मतलब। अगर आप इसमें रिकॉग्नाइज एक्ट को देखेंगे क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफ अ पार्टी शैल सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय सच पार्टी टू मेक अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन एंड टू डू अदर एक्ट्स ऑन हिज बिहाफ, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को लिखित रूप से जो लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति होता है, जो किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होकर कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ठीक है, तो इसमें जितना टेक्निकलिटी से लिखा है उसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में सिंपल मीनिंग से बता दिया, हिंदी में बता दिया, इतना ही आपको समझना है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है हमें इस एक्ट को। ठीक है, फिर हमारा रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी, थर्ड ए। रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी का क्या मतलब है, तो वो रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी क्या है, वो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 20A। ठीक है, उसको हम अगर किसी ऑफिसर को क्या किया है 20A के तहत अपॉइंट किया गया है, वही हमारा रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 20A आपको बताऊं तो बेसिकली उसमें बात की गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, सच मेंबर ऑफ ऑफिसर्स नॉट बीइंग लेस देन 3 as may be found necessary to receive, hear and dispose of appeal, revision and references। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, मिनिमम 3 मेंबर होंगे उस रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी में। ठीक है, मिनिमम कितने, 3 मेंबर। तो ये आपको याद रहा, रेवेन्यू अपेलेट अथॉरिटी जो सेक्शन 20A में है, और सेक्शन 20A का मैंने फिलहाल आपको बता दिया है, बाकी काफी बड़ा सेक्शन है, जब 20A में हम जाएंगे तब। अब देखिए सेटलमेंट ऑफिसर। अब सेटलमेंट ऑफिसर कौन है, तो देखिए सेटलमेंट ऑफिसर इंक्लूड कर रहे हैं असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। तो ये कह दिया गया कि सेटलमेंट ऑफिसर में इंक्लूड किया जाएगा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को भी। ठीक है, विलेज। ठीक है, ऐसे हम करते हैं, वी से विक्ट्री, वी से विलेज, ऐसा याद रखना। देखो मैं कोई भी तरीका ढूंढूंगी, बस मैं ये चाहती हूँ एग्जाम में इन केस कुछ आ गया तो आपको याद हो जाए। ठीक है, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विलेज। तो हमारा जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें वी फॉर विलेज। तो इस विलेज का मतलब क्या है, लैंड रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड एज विलेज। जिस लैंड को, ठीक है, जिस भूमि को गांव के रूप में मान्यता और रिकॉर्ड किया गया हो उसको हम बोलेंगे विलेज। तो उसका रिकॉग्नाइज होना जरूरी है उस लैंड का, और रिकॉर्ड होना जरूरी है, ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर है रेफरेंस टू ऑफिसर। रेफरेंस टू ऑफिसर का मतलब, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए रेफरेंस टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall be constitute to include references to an additional officer of the same grade likewise appointed। सिंपल। तो इसमें बोल दिया गया कि इसमें उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा अगर किसी एडिशनल ऑफिसर को जो कि सेम ग्रेड का है अगर उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे रेफरेंस टू ऑफिसर। ठीक है, समान पद के किसी अतिरिक्त अधिकारी भी इसमें शामिल माने जाएंगे। ठीक है, ये सेम ग्रेड याद रखना, कोई एडिशनल ऑफिसर ऑफ द सेम ग्रेड, ये वर्ड याद रखना। फिर है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। देखो अगर कोई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट में डिफाइन है, वेयर एवर यूज हेयर इन बी construed to have the same meaning assigned to them by the said act। ठीक है, तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के शब्दों के अर्थ यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है हमारा पजेसर ऑफ राइट्स। पजेसर ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, ये जो 8 में दिया गया है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। और देखिए ये जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं ये 7th में लिखे हैं, और अगर आप वापस 8th में आएंगे उसमें लिखा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड टू डिनोट द पजेसर ऑफ एनी राइट। अब काफी स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं कमेंट चेक करती हूँ तो काफी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम हेडिंग चेंज है। देखिए हेडिंग में अगर आप देखेंगे जो 8th क्लॉज है वो हेडिंग में क्या लिख रखा है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिनोट। अब आपको लगेगा मैंने हेडिंग बनाई है पजेसर ऑफ राइट की, तो जो मैंने पजेसर ऑफ राइट लिखा है बेसिकली हेडिंग है भी वही, क्योंकि उसके बाद आप क्या लिखेंगे, द पजेसर ऑफ एनी राइट, ठीक है, टाइटल और इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द प्रीडिसीजर्स एंड सक्सेसर इन राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। ठीक है, अधिकार, स्वामित्व और हित के पूर्वज
तथा उत्तराधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो पोजेसर ऑफ राइट्स और टाइटल्स वगैरह अगर है तो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे इस पर्सन के प्रीडिसीजर्स को भी और सक्सेसर को भी, जो इस राइट और टाइटल और मतलब इंटरेस्ट की बात की गई है जिस लैंड के। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 3 के कुछ एमसीक्यूज है। हु इज इंक्लूडेड इन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स, किसको इंक्लूड किया गया था इसमें? तो इसमें कलेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था और एडिशनल और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर म्यूनिसिपैलिटी जो है अंडर सेक्शन 3 का क्लॉज 1A, उसको किस एक्ट के तहत, किस लॉ के तहत हम डिफाइन करेंगे? तो म्यूनिसिपैलिटी को या तो डिफाइन करेंगे जो राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1951 है, ठीक है, या फिर अगर कोई और म्यूनिसिपल लॉ है तो। फिर उसके बाद नाजुल लैंड का मतलब क्या? अंडर सेक्शन 3 का फर्स्ट बी, इसका मतलब होता है वो गवर्नमेंट आबादी लैंड। ठीक है, क्या है? गवर्नमेंट आबादी लैंड विद इन म्यूनिसिपल और विलेज लिमिट्स। नाजुल लैंड वह आबादी भूमि है जो राज्य सरकार की हो और नगर पालिका या गांव क्षेत्र में स्थित हो। ठीक है, नाजुल लैंड वह आबादी भूमि है जो राज्य सरकार की हो और नगर पालिका या गांव क्षेत्र में स्थित हो। पंचायत सर्कल को हम किस अधिनियम के तहत परिभाषित करेंगे? तो हम उसको परिभाषित करेंगे राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत। देखिए, इसके जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं सेक्शन 3 के, ठीक है, इसके एमसीक्यूज एक्चुअली इसी फॉर्मेट में बनने वाले हैं, इसमें इसके अलावा बनेंगे भी नहीं। तो इन एमसीक्यूज को ना थोड़ा सा साथ के साथ ना प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अब देखिए प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब का मतलब होता है डिफाइंड बाय एक्ट्स और रूल्स। रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब क्या है? जिस पर्सन को आपने ऑथराइज किया हो इन राइटिंग। ठीक है, अगर किसी पार्टी ने किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया इन राइटिंग कि आप हमारे बिहाफ पर अपीयर हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट। ठीक है, रेवेन्यू अपडेट अथॉरिटी कैसे? जो कि हमने सेक्शन 20A में देखी है। फिर है सेटलमेंट ऑफिसर के अंदर और क्या इंक्लूड है? तो एडिशनल सेटलमेंट ऑफिसर। फिर है विलेज का मतलब क्या है? तो वो लैंड जिसको रिकॉग्नाइज भी किया है और रिकॉर्ड भी किया है एज विलेज, उसको हम बोलेंगे विलेज। रेफरेंस टू एन ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एडिशनल ऑफिसर है सेम ग्रेड का, तो हम उसके भी संदर्भ में क्या पढ़ेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे कि किसी अधिकारी के संदर्भ में ये लोग भी शामिल होंगे जो सेम ग्रेड के हैं। फिर है मीनिंग जो इस ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन दिस एक्ट मे बी टेकन फ्रॉम विच एक्ट, इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ किस अधिनियम से लिए जा सकते हैं? राजस्थान टेनेंसी एक्ट से लिए जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। फिर है पोजेसर ऑफ राइट्स में कौन इंक्लूड है? उसके पोजेसर ऑफ राइट्स में इंक्लूड किए जाएंगे उस पर्सन के प्रीडिसेसर्स भी और सक्सेसर इन राइट्स भी। फिर है हमारा सेक्शन 4। अभी हमारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है सेक्शन 4 से। चैप्टर 2 हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेक्शन 4 से। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, अभी सिंपल समझिए। सेक्शन 4 कहता है मंडल बोर्ड की स्थापना कैसे होगी। ठीक है, कौन करेगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 4 का सिंपल सी बात, स्टेट राजस्थान के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक स्टैब्लिश किया जाएगा जिसको हम बोर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कहा? देयर शैल बी स्टैब्लिश फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जिसको अभी हम सिर्फ बोर्ड बोलकर ही बुलाएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई 4 के क्लॉज 1 में। तो ठीक है, और ये एक बात याद रखना, ये जो राजस्थान का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू बोर्ड होगा। ठीक है, ये जो राजस्थान ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है राजस्थान का, ये सबसे हाईएस्ट होगा। फिर इसका जो सब क्लॉज 2 है वो इसकी कंपोजिशन की बात करता है कि इसको ये बनेगा कैसे। तो आप इसके सबसेक्शन 2 के आगे लिख लो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप लिखते जाइए। तो इसमें बात की गई है कि देखिए बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन होगा। ठीक है, 1 चेयरमैन एंड नॉट लेस देन 3
एंड नॉट मोर देन 20 अदर मेंबर्स, ठीक है, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 15 मेंबर्स नहीं है, इसको 20 मेंबर्स कर लेना। और ये किस अमेंडमेंट से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। इफ बोर्ड, अब देखो कभी कभी कुछ चीजें क्या होती हैं, डेलिबरेटली होती है। अब आप ये हमेशा याद रखेंगे कि मैम ने बोला था 15 गलत है, 20 मेंबर कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसकी बात की गई है हमारे इसका जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट था 2011 में, ऐसी बात की गई है, ठीक है। अगर बोर्ड के 10 मेंबर हैं तो वो वैलिड है। इसका जो सब क्लॉज 3 है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये सेक्शन कहता है अपॉइंटमेंट जो होगी चेयरमैन की और मेंबर की, उसको आप नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट में। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है उनको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिश करेगी अपॉइंटमेंट इन गैजेट। फिर उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब। देखो सिंपल सी बात, सबसेक्शन 4 इसके बाद क्या कर रहा है, क्वालिफिकेशन की और सर्विस कंडीशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन नोट डाउन करते चलो आप लोग भी, क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशन। अब देखिए क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड सर्विस कंडीशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो क्या है, चेयरमैन और सदस्यों की योग्यता, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तें, ये सब स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तो ठीक है, पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एलिजिबिलिटी फॉर बोर्ड मेंबर। देखिए इसका जो है एक ना प्रोविजो है जो बात करता है, provided that till the qualification of person to be eligible for appointment as chairman and member of the board are prescribed by the government and appointment are made in accordance therewith, their qualification shall continue be the same as prescribed by section 4 as it stood immediately before the commencement of Rajasthan Land Revenue Amendment Ordinance Act 1969। बस एक बात याद रख लो कि इस प्रोविजो में किसकी बात की गई है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1969, ठीक है। अब सब सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, वैकेंसी डज नॉट इनवैलिडेट बोर्ड। इसका मतलब बोर्ड विल रिमेन वैलिड इवन इफ वैकेंसी ऑकर्स ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, एक्सपायरी, टर्मिनेशन और टेम्पररी एब्सेंस। ये बात कर रहा है सब सेक्शन, अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है या वो पद की समाप्ति हो जाती है या वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, इस वजह से, ठीक है, अगर रिक्त हो जाए तो भी बोर्ड अमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इवन आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ वन मेंबर बोर्ड कैन फंक्शन, ठीक है। अगर किसी एक बोर्ड के मेंबर ने रिजाइन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बेसिकली वैकेंसी की, अगर कोई वैकेंसी हो गई है किसी पोस्ट पर, अगर कोई वैकेंसी आ गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उस वैकेंसी की वजह से क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वैलिड नहीं होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आप इनवैलिड नहीं कहेंगे। फिर देखिए अब एमसीक्यू कर लेते हैं हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, क्योंकि सेक्शन 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये बताओ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो स्टेट राजस्थान के लिए किया जा रहा है, ठीक है। फिर है मिनिमम नंबर कितने हैं, मतलब कितने मेंबर होने चाहिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चेयरमैन के अलावा की बात हो रही है, ठीक है, बिसाइड्स चेयरमैन एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए बोर्ड में वो होने चाहिए 20, ठीक है, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। एक्ट्स प्रोवाइड, ये इसको ठीक कर लेना, मैंने आपको ये बताया है, मैक्सिमम नंबर 20 और इसको 2011 की अमेंडमेंट से सब्स्टिट्यूट किया गया है, वर्ड को 15 से 20 किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट जो होगी बोर्ड मेंबर की, उसको आपको कहाँ पब्लिश करना है, ऑफिशियल गैजेट में भाई बताना है कि हमने इन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। फिर
उसके बाद है कौन प्रिस्क्राइब करेगा कि चेयरमैन बनने लायक कौन है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कौन जो है प्रिस्क्राइब करेगा क्वालिफिकेशन, तो वो करते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि एक चेयरमैन बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, याद रहेगा। अब है सेक्शन 5। अभी जो टेन्योर क्या रहेगा, ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर है इनका टेन्योर क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात बोल दी गई, जो टेन्योर होगा मेंबर का, ऑल द मेंबर ऑफ द बोर्ड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। बोर्ड के सभी सदस्य गवर्नर की इच्छा तक उस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, कोई टाइम नहीं बताया, सिर्फ क्या बोल दिया, प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मेंबर ऑफ बोर्ड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। फिर सेक्शन 6 प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसका प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर जो होगा बोर्ड का वो कहाँ होगा, वो होगा अजमेर में। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय अजमेर में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सेक्शन 6 में देखो यार, देखो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बात बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसमें सेक्शन 4 बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी कंपोजिशन की। फिर जो उसका सेक्शन 5 है वो बात कर रहा है कि क्या टेन्योर होगा, तो उसके सामने लिख लो प्लेजर ऑफ गवर्नर, पीओजी ऐसे करके लिख लो। प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, तो उसके सामने लिख लो अजमेर, तो इसकी क्या है, सिटिंग रहेगी। ठीक है, क्या है, अजमेर में इसकी सिटिंग रहेगी। बोर्ड, बट बोर्ड में सिट एनी प्लेस विद इन जुरिस्डिक्शन अंडर ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है कि पावर भी है कि वो कहीं और भी बैठ सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी और अदर प्लेस पे भी बैठ सकती है, वैसे तो अजमेर में बैठेगी, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदर प्लेस पे बैठ सकती है, लेकिन किसका ऑर्डर आएगा, मतलब किसके ऑर्डर पर, स्टेट गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर आएगा तब। ठीक है, बोर्ड में सिट एट एनी प्लेस विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर है बोर्ड में होल्ड हियरिंग एट जयपुर, ये एग्जांपल है कि बोर्ड क्या अपनी हियरिंग जयपुर में कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे, प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में है सेक्शन 6। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर की बात हो रही है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो कह रहा है कि वो अजमेर में है, शैल बी एट अजमेर, बट सब्जेक्ट टू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर, ये लाइन पूरी नहीं है लेकिन इसमें राज्य सरकार ही है, ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट शैल बी लॉफुल फॉर द बोर्ड टू सिट एनी प्लेस विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, तो वो कहीं भी बैठ सकते हैं। फिर है हमारा इसका एमसीक्यू, हेडक्वार्टर कहाँ है राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो अजमेर में। ठीक है, बोर्ड क्या कहीं और भी सिट कर सकता है, मतलब और भी कहीं अपनी सिटिंग कर सकता है, बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में ही कहीं भी किसी आदेश किसके आदेश से बैठ सकता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर आइए। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 7 मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। ठीक है, प्रशासी अधिकारी गण। अब ये क्या कहता है, इसका सब सेक्शन 1 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। अब जो रजिस्ट्रार हो गए या कोई और जो अदर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या है, अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड के वर्क के लिए। देखो अभी तक हमने कहा बोर्ड मिलके बनेगा, एक चेयरमैन, एटलीस्ट 3 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर, लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए भी तो हमें ऑफिसर्स चाहिए, ये सारा काम तो नहीं संभाल पाएंगे। उस सिचुएशन में सेक्शन 7 आता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 और सेक्शन 7 को एक साथ आप बस स्लैश करके आप लिख सकते हैं, सेक्शन 4 लिंक विद या रीड विद सेक्शन 7, क्योंकि उसमें बात हो रही है अब उसी बोर्ड के लिए ऑफिसर्स की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह रहे हैं हमें आपका साथ चाहिए, और ये साथ की बात हो रही है सेक्शन 7 में। ठीक है, तो बोर्ड के कार्य के लिए रजिस्ट्रार और अन्य मिनिस्ट्रियल ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं, और रजिस्ट्रार क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे बोर्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी जो रजिस्ट्रार हैं वो बोर्ड के रिकॉर्ड को संभालेंगे। उसके बाद है इसका सबसेक्शन 2 पावर एंड फंक्शन। देखिए रजिस्ट्रार एंड ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर एज डायरेक्टेड बाय बोर्ड सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, रजिस्ट्रार और जो अधिकारी बोर्ड है
जो अधिकारी बोर्ड के निर्देश अनुसार कार्य करेंगे। ये जो रजिस्ट्रार हैं और जो ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू बोर्ड के निर्देश अनुसार क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और वो बोर्ड किसके अधीन है, बेसिकली सब्जेक्ट है, वो है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के। तो याद रखिए, देखो ये तो बात वैसे भी है ही कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो काम किसके लिए कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो कर रहा है, तो उसको तो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है, डीम्ड है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जब वो बन रहा है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसकी हेल्प के लिए अगर आप सेक्शन 7 में रजिस्ट्रार और ये ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये जो है बोर्ड के ही डायरेक्शन के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। बोर्ड असाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज टू रजिस्ट्रार, तो विच ऑफिसर में बी अपॉइंटेड फॉर द बोर्ड, कौन से ऑफिसर्स जो हैं बोर्ड के लिए कौन नियुक्त किया जा सकता है, तो हम बोर्ड के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकते हैं। सेक्शन 7 में रजिस्ट्रार का क्या है, उल्लेख किया गया है। रजिस्ट्रार किसके निर्देश अनुसार कार्य कर रहा है, रजिस्ट्रार किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। बोर्ड क्या करेगा, अधिकारियों को कार्य को निर्धारित करता है। फिर सेक्शन 8 हमारा पावर ऑफ द बोर्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 8। सेक्शन 8 कहता है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। तो देखिए जो बोर्ड है वो क्या है, एक हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट तो है, लेकिन किस चीज का, अपील का, रिवीजन का और रेफरेंस का। इन राजस्थान यहाँ पे रिव्यू वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, रिव्यू वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि लिख देंगे ऑप्शन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इसमें से एक क्या नहीं है, तो रिव्यू नहीं है। अब देखिए, तो रेवेन्यू की जो अपील, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेवेन्यू मैटर की कोई अपील है तो उसको फाइनली कौन डिसाइड कर रहा है, बोर्ड, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी तो ये ही है। लेकिन देखिए प्रोविजो है, इसका जो प्रोविजो है वो किससे रिलेटेड है, वो ज्यूरिसडिक्शन का अगर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड है। ये कह रहा है इन डिस्प्यूट रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, हाई कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। अब ऐसा कोई केस आ गया है सिविल, ठीक है, सिविल कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये मामला हमारा नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट का है। रेवेन्यू कोर्ट कह रहे हैं नहीं नहीं ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। अब ऐसे में जो जुरिस्डिक्शन को लेकर डिस्प्यूट आ रहा है, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का डिसीजन इसमें फाइनल होगा। प्रोविजन में एक बात लिख लो आप सिंपल से, हाई कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। जैसे मैंने, देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने ये नोट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन इन नोट्स के अलावा मैं अपने बेयर एक्ट में सब कुछ लिख रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। आप इसी तरीके से लिखिए, जैसे हाई कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। देखो जब हम रिवीजन करते हैं ना, अब मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है, कुछ टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि अपने बेयर एक्ट को खराब मत करो, इनके सामने मत लिखो, नोट्स बनाओ। अच्छी बात है, नोट्स को बनाओ, लेकिन अगर कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बेयर एक्ट में लिखते भी चलो, क्योंकि ये हमें तब काम आएगा जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। जब हम रिवीजन करते हैं ना तो हम सबसे पहले बेयर एक्ट खोलते हैं, बेयर एक्ट खोल के लगता है कि अरे हमें तो ये आता ही नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे हाँ हमने बेयर एक्ट पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोविजो है ना उसके आगे आप ऐसे लिख दो कि जुरिस्डिक्शन का अगर डिस्प्यूट हो रहा है, हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, ठीक है। तो हाई कोर्ट डिसाइड करती है ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट को, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि वेदर मैटर बिलोंग्स टू सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। अब इसका सबसेक्शन 2 एडिशनल पावर की बात कर रहा है। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है, एडिशनल पावर से रिलेटेड है। बोर्ड एक्सरसाइज एडिशनल पावर्स एंड ड्यूटीज गिवन बाय गवर्नमेंट और लॉ। बोर्ड जो है सरकार या कानून द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्य और शक्तियों को भी प्रयोग करेगा। एक्ट में जो दिया गया वो तो है ही, अगर कुछ लॉ और कुछ कह रहा है या गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया है तो वो सारी ड्यूटीज, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटीज दी है, एडिशनल पावर दी है, तो रेवेन्यू ऑफ बोर्ड जो है उसको भी एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी एक्सरसाइज। तो अच्छा ये बताओ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट कोर्ट है, वो किस चीज का हाईएस्ट कोर्ट है, अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस का, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग डिसीजन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट इज फाइनल, ठीक है। फाइनल ऑफ व्हाट, फाइनल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। सिविल और रेवेन्यू कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विवाद में अंतिम निर्णय किसका होगा? स्टेट, आई एम वेरी सॉरी, मैं खुद ही फ्लो में पता नहीं क्या बोल गई। अगर जुरिडिक्शन डिस्प्यूट है तो उसमें जो डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का प्रिवेल करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि ये मामला सिविल कोर्ट का है या रेवेन्यू कोर्ट का है। ठीक है, हाई कोर्ट डिसीजन डिसाइड भी करेंगे और फिर वो जो डिसाइड कर रहे हैं उनका वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, पार्टी को मानना पड़ेगा और वो ही फाइनल होगा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। फिर हमारा सेक्शन 9 जनरल सुपरिंटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट। अब देखिए इसमें कहा गया जो रेवेन्यू को, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, उसने वो किसको कंट्रोल करेगा? तो देखो जो जनरल सुपरिंटेंडेंस है या कंट्रोल है ओवर ऑल रेवेन्यू कोर्ट्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर वेस्ट इन बोर्ड। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर है, उनपे जो नियंत्रण होगा या उस पर जो अधीक्षण होगा वो बोर्ड में निहित होगा, मतलब वो बोर्ड के पास होगा कि वो इन सबको क्या करे, नियंत्रित करे। बोर्ड कैन सुपरवाइज सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स, क्योंकि हाईएस्ट तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। तो भाई जब वो हाईएस्ट है तो फिर सब जितने और स्मॉल जो रेवेन्यू कोर्ट्स है उनको तो वो क्या कहते हैं, सुपरिटेंडेंट करेगा ही ना। तो ये हमारा सेक्शन 9 की बात है। सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9 क्या बात कर रहा है कि सेक्शन 9 बात कर रहा है स्मॉल रेवेन्यू कोर्ट से, कह रहा है यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, मैं आपको नियंत्रित करता हूँ। यार पता नहीं आपको ऐसे मैं क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको याद रहे। ठीक है, और अल्टीमेट पर्पस हमारा यही है ना कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें याद रहे, बस किसी भी तरीके से हम याद कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे चीजों को ऐसे बनाकर रिप्रेजेंट करना नहीं आता है। मैं अगर जैसे पढ़ाती हूँ, मेरा जो तरीका है मैं फिर वैसे ही आपको कन्वे कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके की ट्रिक्स को कितना फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट ठीक है। अब देखिए नो, ठीक है, अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं सेक्शन 9 का। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कह रहा है, यू आर नथिंग, नो, मैं हूं जो हूं। ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा आपको। तो जनरल कंट्रोल जो है ओवर रेवेन्यू कोर्ट वो किसके अंदर निहित है? वो है हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, अब है इसका सेकंड एमसीक्यू, रेवेन्यू ऑफिसर्स किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो बोर्ड के क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं। फिर है हमारा सेक्शन 10 जुरिडिक्शन ऑफ बोर्ड, हाउ एक्सरसाइज, मंडल का क्षेत्र अधिकार किस प्रकार प्रयुक्त होगा? देखिए जुरिडिक्शन ऑफ बोर्ड, अब उसको कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा? तो देखिए जुरिडिक्शन बाय सिंगल मेंबर। अब इसका जो सब सेक्शन 1 है उसका एक क्लॉज है, वो क्या बात कर रहा है? जुरिडिक्शन बाय सिंगल मेंबर। इसका मतलब बाय द बिहाफ या बाय द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड सिटिंग सिंगली। ठीक है, अब एक ही मेंबर है तो ये सब सेक्शन ये बात कर रहा है। तो जुरिडिक्शन ऑफ मेंबर मे बी एक्सरसाइज बाय चेयरमैन और एनी मेंबर सिटिंग सिंगली। इसके आप हेडिंग जो मैंने लिखा है ना, जुरिडिक्शन बाय सिंगल मेंबर, बेसिकली आपकी हेडिंग है। तो बोर्ड का अधिकार क्षेत्र चेयरमैन या किसी एक सदस्य द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चेयरमैन चाहे तो पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अधिकार जो है क्षेत्र उसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं अकेले ही, या फिर कोई और मेंबर है तो वो भी अकेले ही बोर्ड का अधिकार क्षेत्र जो है क्या है? प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल मेंबर में डिसाइड अ रेवेन्यू अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय बेंच ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या बात हुई है कि इसका मतलब ये हुआ, अगर सिटिंग सिंगली का मतलब क्या हुआ कि अकेले बैठ के भी कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सिंगल मेंबर तो रेवेन्यू अपील को भी क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका बी। ठीक है, बी में बात हुई है बेंच की। ठीक है, और ए में बात हुई है अकेले की। ठीक है, ऐसे लिख लो, ए में बात हुई है अकेले, ठीक है, और बी में बात हुई है बेंच। ठीक है, तो
ए में कह रहे हैं हम अकेले भी हैंडल कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, और बी में बोल रहे हैं कि हम बेंच के साथ भी आ सकते हैं। बेंच का मतलब क्या हो गया, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय बेंच, ठीक है, बेंच के द्वारा भी, या फिर 2 और 2 से ज्यादा मेंबर है तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होंगे तो उनको जो है सुनवाई हो सकती है डिवीजन बेंच के द्वारा, ठीक है, जब 2 मेंबर हैं तो महत्वपूर्ण मामलों जो मामलों की सुनवाई है वो बेंच कर सकती है। अब इसका प्रोविजो है, प्रोविजो बेसिकली रिलेटेड है स्पेशल अपील से। आप इसके सामने लिख लेना प्रोविजो के आगे स्पेशल अपील। ये कहता है बेसिकली प्रोविजो, अ पार्टी अग्रीव्ड बाय डिसीजन ऑफ अ सिंगल मेंबर मे फाइल स्पेशल अपील विद इन 1 month बिफोर अ बेंच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो हम अकेले, आप हमारी अपील को सुन रहे थे ना, सुन लो, आप अकेले सुन लो, कोई बात नहीं। अगर हमें आपका डिसीजन नहीं समझ आया तो हम फिर से क्या करेंगे, स्पेशल अपील फाइल कर देंगे, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। किसके सामने, बेंच के सामने, कि एक मेंबर ने सुनी थी हमारी अपील, इनको नहीं समझ आया। आप 2 लोग हो, आप थोड़ा दिमाग लगा के आप समझो इस चीज को, सिंगल अकेले इनका दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें प्रोविजो में बात कर दी, क्योंकि हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाता है, ठीक है, एट लास्ट वी आर ह्यूमन बीइंग। तो फिर इसलिए ये प्रोविजो डाल दिया कि ठीक है, आप स्पेशल अपील लेके चले जाइए। एग्जाम्पल, अपील अगेंस्ट सिंगल मेंबर ऑर्डर फाइल बिफोर 2 मेंबर बेंच। अब है इसका सबसेक्शन 2, पावर ऑफ चेयरमैन। किसकी बात हुई है सबसेक्शन 2 में, पावर ऑफ चेयरमैन। अब चेयरमैन की क्या क्या पावर है, तो देखिए चेयरमैन की क्या पावर है, चेयरमैन में डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड डिवाइड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड। चेयरमैन बोर्ड के कार्य और क्षेत्र अधिकार को विभाजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरमैन क्या कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर एक चेयरमैन है। अब उस चेयरमैन के पास पावर है, अब चेयरमैन ही, उस बोर्ड के चेयरमैन ही कार्य हैं कि कौन क्या कार्य करेगा उसका विभाजन कर रहे हैं, और उनका क्षेत्र अधिकार क्या क्या रहेगा उसका विभाजन कर रहे हैं। जैसे कि चेयरमैन ने ये असाइन कर दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने क्या असाइन कर दिया, जयपुर मैटर्स टू 1 बेंच। तो चेयरमैन ने जयपुर के मामले को एक बेंच को सौंप दिया, ठीक है, कि देखिए ये मामला है और इसको ये वाली बेंच सुनेगी। तो ये जो डिसीजन हो रहा है क्षेत्र अधिकार का, जुरिसडिक्शन का, ये भी कौन डिसाइड कर रहे हैं, चेयरमैन डिसाइड कर रहे हैं। फिर इसका सबसेक्शन 3, ऑर्डर डीम्ड ऑफ बोर्ड, ठीक है, ऑर्डर डीम्ड ऑफ बोर्ड, इसको आप लिख लेना। I am also writing this thing simultaneously. Every order passed by member or bench is deemed to be order of board, ठीक है। अगर किसी सदस्य ने या किसी बेंच ने अगर कोई आदेश पारित कर दिया है, ठीक है, आदेश दे दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आदेश बोर्ड का आदेश है, ठीक है। Every order passed by member or bench is deemed to be order of board। तो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डीम्ड ऑफ बोर्ड। इसके एमसीक्यू करते हैं हम सेक्शन 10 के। बोर्ड जुरिसडिक्शन में भी एक्सरसाइज बाय, ठीक है, तो बोर्ड का जो जुरिसडिक्शन है, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, तो सिंगल मेंबर के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, और बेंच के द्वारा भी किया जा सकता है। देखो ऑप्शन, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, क्योंकि बोर्ड का जुरिसडिक्शन तो चेयरमैन भी कर सकता है, लेकिन ओनली वर्ड आ गया, गलत हो गया। सिंगल मेंबर भी कर सकते हैं, ओनली वर्ड आ गया, गलत हो गया। बेंच आ गया, ठीक है, लेकिन ओनली वर्ड आके गलत हो गया। लेकिन क्या सही है, सिंगल मेंबर भी कर सकते हैं और बेंच भी कर सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट आंसर है। फिर ये जो स्पेशल अपील होती है अगेंस्ट सिंगल मेंबर डिसीजन, वो किसके पास जाती है, तो वो जाएगी या तो बेंच के पास या फिर 2 और मोर मेंबर्स के पास, ठीक है। अपील लाइज बिफोर लार्जर बेंच। ये नहीं कि पहले भी किसी ने, एक ही सिंगल मेंबर थे बेंच के, उन्होंने उस अपील को सुना, और जब उसकी हमने अपील, स्पेशल अपील की, तो फिर भी एक ही मेंबर सुनने आ गए, नहीं। अब हमें 2 लोगों का कम से कम दिमाग चाहिए इस अपील को सुनने में, ठीक है, बेंच चाहिए हमें। टाइम लिमिट क्या है स्पेशल अपील को फाइल करने की, टाइम लिमिट है स्पेशल अपील को फाइल करने की 1 month, ठीक है। फिर है हमारा सेक्शन 11, पावर टू रेफर टू अ बेंच। पावर की बात की गई है यहाँ पर,
रेफरेंस टू बेंच, चेयरमैन और सिंगल मेंबर मे रेफर क्वेश्चन ऑफ लॉ, कस्टम और डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन टू अ बेंच। ठीक है, तो ये सेक्शन बेसिकली बात करता है अगर चेयरमैन है, ठीक है, या कोई उसका एकल सदस्य है, कोई सिंगल मैन है, सिंगल मेंबर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो वो कानून के लिए या कोई प्रथा है या किसी दस्तावेज की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आ गया है, तो वो क्या कर सकता है चेयरमैन, वो बेंच को भेज सकता है। यहाँ पे हम रेफरेंस कर रहे हैं बेंच को, लेकिन किसके पास पावर है कि ये जो आप रेफरेंस कर रहे हैं पावर टू रेफर टू अ बेंच, तो कौन कर सकते हैं, चेयरमैन कर सकते हैं या सिंगल मेंबर कर सकते हैं उसको रेफर, क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेफर, या जो उनके सामने कोई कस्टम आया है या कोई डॉक्यूमेंट आया है कि देखिए ये मतलब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करके हमें बताइए। क्योंकि देखो चेयरमैन कौन है, अकेले है तो सिंगल ही ना, और सिंगल मेंबर भी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमें इस पे बेंच की राय लेनी चाहिए क्योंकि बेंच में ज्यादा लोग हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपको रेफर कर रहे हैं। तो चेयरमैन भी रेफर कर सकते हैं, कोई भी सिंगल मेंबर रेफर कर देंगे, लेकिन बेंच को रेफर करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लीगल इशू आ गया तो उसको रेफर कर दिया आपने लार्जर बेंच के पास। लेकिन अब हमारे पास आता है इसका एक और चीज, रिटन रीजन। आपको इसके लिए रीजन क्या करना पड़ेगा कि जो आप रेफरेंस कर रहे हैं उसके लिए आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग। ठीक है, तो रेफरेंस के कारण आपको क्या है, आप बताएंगे तो सही ना। अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं तो ये थोड़ा ना कि केस उठा के बस आपने ये जो किसी चीज की आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए बस उठा के आपने रेफर कर दिया, नहीं, आप बताएंगे कि ये मेरा रीजन है इसलिए मैं आपको ये क्या कहते हैं रेफर कर रहा हूँ, और आप अपने रीजन को रिकॉर्ड करके राइटिंग में भेज देंगे। मेंबर रिकॉर्ड करेगा रीजन बिफोर रेफरिंग केस। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 11 के एमसीक्यू, क्वेश्चन ऑफ लॉ मे बी रेफर टू, किसको कर सकते हैं हम क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर, तो हम उसको कर सकते हैं बेंच को। ठीक है, रीजन होगा जो रेफरेंस का कि हम क्यों रेफरेंस कर रहे हैं उसको आपको रिटर्न में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, सेक्शन 12 पावर टू रेफर क्वेश्चन टू हाई कोर्ट। अभी तो हम किसको रेफरेंस कर रहे थे, अभी हम किसको रेफरेंस कर रहे थे, बेंच को रेफर कर रहे थे। किस किस पॉइंट में रेफर कर रहे थे हम, लॉ, कस्टम और किसी डॉक्यूमेंट की हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए। वर्ड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इट मीन्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखिए लेकिन अब जो सेक्शन 12 बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी तो होंगे जो आप चाह रहे होंगे कि उसको हाई कोर्ट देखे मामला, मतलब उस पे हमें हाई कोर्ट को रेफर करना चाह रहे हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि पढ़ हम क्या रहे हैं, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1955 हम यही पढ़ रहे हैं ना। तो हमने तो कहा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के मामलों को तो सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट देखेंगे, लेकिन सेक्शन 12 में तो ये कह दिया गया कि रेफरेंस तो आप हाई कोर्ट को भी लगा सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको आप साथ के साथ लेकर चलना। ठीक है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट मतलब बेंच में रेफर इंपॉर्टेंट लीगल कस्टम टू लीगल क्वेश्चन टू हाई कोर्ट। अब एक बात याद रखो, जो सेक्शन 12 में बात की गई है पावर टू रेफर क्वेश्चन टू हाई कोर्ट, इसमें क्या लिखा है, इफ इन एनी केस इट इज अपीयर्स टू द बेंच दैट एनी क्वेश्चन, क्या वर्ड हुआ है यूज, एनी क्वेश्चन एज इज रेफर्ड इन सेक्शन 11। ठीक है, जो सेक्शन 11 में बात की गई है, देखो एक चेयरमैन साहब हैं, उनके सामने एक ऐसा कस्टम आया, एक ऐसा लॉ आया, ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिस पर उनको बेंच की राय चाहिए। ठीक है, उन्होंने रेफरेंस कर दिया बेंच को। अब बेंच देख रही है कि इस पर हम खुद से क्या है मतलब अपना ओपिनियन नहीं ले पा रहे, उनके सामने भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको ये लग रहा है एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है और इसमें हमें हाई कोर्ट की ओपिनियन जानने की जरूरत है। अब उसने वो बेंच ने उठा के मामला हाई कोर्ट को भेज दिया। सेक्शन 11 में चेयरमैन ने मामला भेजा बोर्ड, सेक्शन 11 में चेयरमैन ने मामला भेजा बेंच को। बेंच ने क्या देखा कि सेक्शन 11 का मामला है प्लस पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मामला भेज दिया हाई कोर्ट को ओपिनियन के लिए। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ये बात की गई है। इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन इशू
एग्जाम्पल कि अगर कोई जैसे जुरिडिक्शन इशू आ गया है सामने, उस पे हमें क्या है रेफरेंस कर दिया हाई कोर्ट को, महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र पे प्रश्न है तो हमने हाई कोर्ट को मामला भेज दिया। अब इसमें कहा गया ओपिनियन ऑफ कोर्ट सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट अब जो ओपिनियन देगा, एंड जो तो हाई कोर्ट ओपिनियन दे रहा है केस को आप उस हाई कोर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने ओपिनियन मंगा लिया और बात खत्म। हाई कोर्ट जो अपनी राय देगा उस मामले को उसी के अनुसार तय किया जाएगा। इसका मतलब बोर्ड फॉलोज हाई कोर्ट ओपिनियन, ये लाइन इसमें लिखी है। ठीक है, सबसेक्शन 2 के आगे आप इसको पढ़ लेना। तो इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम किसको रेफर कर सकते हैं? उनको हम रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास। ठीक है, और जो सेक्शन 12 है वो बात करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस हो रही है बेंच द्वारा। ठीक है, सिंगल पर्सन नहीं कर रहे हैं। डिसीजन जो होगा उस केस का आपको किसके ओपिनियन के तहत ही पारित करना होगा डिसीजन। तो जो हाई कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया है उसी ओपिनियन को आप ध्यान में रखें, फिर कोई डिसीजन दीजिए। ठीक है, और बोर्ड को हाई कोर्ट की राय माननी होती है। फिर है सेक्शन 13, डिसीजन इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब क्या है, अगर ऐसा होता है कि बेंच का कोई डिसीजन आया, ठीक है, तो हम उसमें बेंच का जो निर्णय है तो वो किसके अनुसार हम उसको फॉलो करेंगे? तो जो बेंच का निर्णय होगा वो बहुमत की राय के अनुसार होगा। ठीक है, डिसीजन ऑफ बेंच शैल फॉलो मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ मेंबर। ठीक है, एक बेंच है उसमें 5 मेंबर हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमने कोई मामला जब बेंच को भेजा कि आप हमें डिसाइड करके बताओ, उस बेंच में थे 5 मेंबर। ठीक है, 5 मेंबर में से 3 ने एक राय दी और 2 मेंबर्स ने एक राय दी। तो हम किसके डिसीजन को मानेंगे? तो डिसीजन माना जाएगा हमारा मेजॉरिटी ओपिनियन। ठीक है, ये बात हमारा क्या कर रहा है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1, इसके आप आगे लिख लीजिए मेजॉरिटी ओपिनियन। ठीक है, मेजॉरिटी ओपिनियन। 2 out of 3 members agree on order, इसका एग्जाम्पल। फिर है इसका सबसेक्शन 2 में क्या बात की गई है? इक्वल डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों में। क्या आ रहे हैं? इक्वल डिफरेंसेस, इक्वली डिवाइड हो गए हैं, जो मेंबर्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, इफ मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड another member is added and majority decision prevail। ठीक है, बेंच में 4 लोग थे, 4 लोगों में से 2-2 की जो है राय आ गई एक पॉइंट पर। अब यहाँ पे तो डिवीजन हो गया है। ठीक है, मेंबर्स इक्वली डिवाइड हो गए हैं, तो क्या हुआ, चलो ठीक है, एक मेंबर को जोड़ देते हैं। अब वो इन दोनों में से जिस ओपिनियन के साथ जाएगा अब वो हमारा प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वली डिवाइड हो गया है तो अनदर मेंबर को ऐड कर दो, अनदर मेंबर को ऐड कर दो। ठीक है, एमसीक्यू देखो सेक्शन 13 के, बेंच डिसीजन इज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओपिनियन। इफ मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड द केस इज रेफर टू। अगर मेंबर इक्वल डिवाइड हो जाते हैं तो किसी अनदर मेंबर को हम केस रेफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 14, रजिस्टर्स टू बी केप्ट। रजिस्टर्स आदि जो रखे जाएंगे। अब देखिए रजिस्टर्स एंड अकाउंट, सेक्शन 14 कहता है बोर्ड शैल मेंटेन प्रिस्क्राइब रजिस्टर बुक्स एंड अकाउंट्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बोर्ड जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसको एक प्रिस्क्राइब रजिस्टर और बुक को मेंटेन करना होगा। बोर्ड अपने कार्य संचालन के लिए उस निर्धारित रजिस्टर्स, बुक और अकाउंट को रखेंगे। एग्जाम्पल, रेवेन्यू अपील। ठीक है, रेवेन्यू का जो अपील रजिस्टर है वो बोर्ड मेंटेन करेगी। तो ठीक है, बोर्ड मेंटेन करेगी रजिस्टर फॉर किसके लिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। हमने सेक्शन 14 तक कवर कर लिया है। हमारा जो सेक्शन 15 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 15 हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा बहुत इजी था। ठीक है, और एमसीक्यूज भी हमने साथ के साथ सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ कर लिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है द वे आई एम टीचिंग, so all of you do drop a good comment, and if there is anything which you people think that it should be there,
दैट टाइप ऑफ सजेशन, तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।